सिंगल एंट्री कर रहे थे उसमें ये कुछ क्वेश्चंस हमारा बाकी इलस्ट्रेशन 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 और एमसीक्यू। तो आई डोंट थिंक कि आज कंप्लीट हो जाएगा शायद। देख बोल रहा है कि मिस्टर ए runs a business of ready-made garments. He closes the books of accounts on 31st March. मिस्टर ए जो है अपना बिजनेस जो चलाते हैं वो कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। 31st मार्च को इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है। बैलेंस शीट दे दिया है 21 का। 31st मार्च 21 का बैलेंस शीट में है। ए का कैपिटल है, क्रेडिटर है इधर फर्नीचर स्टॉक, डेटर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये प्रीवियस 21 का बैलेंस शीट बना हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ही होगा क्योंकि हमें बनाने के लिए बोला होगा। देखो 22 का बोला है क्योंकि 21 का तो बना हुआ है, उसको थोड़ी ना बनाने बोले। यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। बोल रहा है हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 were 20% higher than the sales of the previous year, out of which 20% sale was cash sale। मतलब बोल रहा है कि इन्होंने जो सेल किया है 31st मार्च 22 को वो 20% हायर है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब 2021 31st मार्च 2021 के सेल से 20% ज्यादा है। और ये जो सेल है इसमें 20% कैश सेल है, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? 80% क्रेडिट सेल हो जाएगा। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें सेल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब सेल्स को हमें कैसे फाइंड आउट करना है? अगर हमें प्रीवियस ईयर का सेल का डेटा मिल जाए उस पे हम लोग 20% ऐड कर देंगे। प्रीवियस ईयर का जो भी सेल्स का डेटा है अगर हमें कहीं मिल जाए उसमें 20% हम लोग ऐड कर देने से हमें टोटल सेल्स मिल जाएगा। फिर उसका दो पार्ट करेंगे, 20% और 80%। 20% हम लोग का कैश सेल हो जाएगा, 80% हम लोग का क्रेडिट सेल हो जाएगा। टोटल सेल्स बताया है, ये देखो बता दिया है 5 लाख। अच्छा तो ठीक है, बता दिया बहुत ही आसानी से। टोटल सेल्स हमें बता दिया है प्रीवियस ईयर का 5 लाख। तो करेंट ईयर का कितना होगा? 5 लाख में 20% एड ऑन करेंगे तो हमें मिलेगा शायद 1 लाख, यानी 6 लाख जो है टोटल सेल्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कैश क्रेडिट करेंगे तो 20-80% कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कितना हो। फिर बोल रहे पेमेंट ऑफ ऑल परचेज वेयर मेड बाय चेक ओनली। मतलब हम लोग जब भी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, परचेज किससे करते हैं? क्रेडिटर या सप्लायर जो भी बोले, तो उनको जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो सिर्फ चेक से करते हैं। मतलब एंट्री हमेशा होगा क्रेडिटर टू बैंक। गुड्स वेयर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ। बट जो गुड्स बिकता है वो कैश भी बिकता है, क्रेडिट भी बिकता है। मतलब डेटर टू सेल भी होता है यानी क्रेडिट सेल का एंट्री, कैश टू सेल भी होता है यानी कैश सेल का एंट्री। क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली। अच्छा, तो फिर बोल रहा है कि क्रेडिट कस्टमर्स जब हमें पे करता है तो फिर चेक, मतलब जब हम लोग डेटर से पेमेंट लेते हैं तो बैंक टू डेटर करते हैं, कैश टू डेटर नहीं करते क्योंकि चेक के थ्रू से पेमेंट लेते हैं। तो डेटर को भी चेक, डेटर भी चेक के थ्रू से देगा, मतलब पेमेंट रिसिप्ट भी बाय चेक होता है, पेमेंट करना भी चेक के थ्रू से ही होता है। डिप्रिशिएशन बोला है 10% फर्नीचर पे है। मिस्टर ए सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ at the last date of each month after paying salary of 2000 to the clerk, office expenses 1200 and personal expenses 500। तो मिस्टर ए जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें बनाना है उनका क्या रूल्स है? वो हर महीने के एंड में पैसा जो बच जाता है खर्चा पे करने के बाद वो बैंक में जमा कर देते हैं। कौन कौन सा खर्चा पे करते हैं? सैलरी का खर्चा पे करते हैं, क्लर्क को देते हैं सैलरी का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस पे करते हैं, पर्सनल। तो ये जो बोला है कि 2000 1200 500 जो भी पर्पस के लिए खर्चा होता है हर मंथ ये खर्चा पे करते हैं। मतलब ये सैलरी 2000 पर मंथ है, ये एक्सपेंसेस 1200 पर मंथ है, पर्सनल एक्सपेंसेस 500 पर मंथ। इसका मतलब ये डेटा मंथली दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि बोला है हर मंथ में ये सब खर्चा पे करने के बाद वो जो है अमाउंट बैंक में ले जाके डिपॉजिट करते हैं, इस वजह से ये मंथली हुआ। एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक, बैंक के पासबुक से ये कुछ डिटेल्स मिला। क्रेडिटर को इतना पेमेंट किया गया है, रेंट का इतना पेमेंट हुआ है, कैश डिपॉजिट इतना हुआ है। फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑन 31st मार्च 2022। स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर फॉर गुड्स का ये बैलेंस दिख रहा है। On the evening of 31st March, the cashier absconded with the available cash in his books, in the cash book। अच्छा, तो जो कैशियर है वो पैसा चोरी करके लेके चला गया। ठीक है, अब हमें बोला है प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
31st March and balance sheet as on that date, all the working should form part of your answer. ठीक है, देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये वाला लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट एज ऑन बाकी जो भी वर्किंग का जरूरत होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दे दिया है, तो कैपिटल तो हमें मिल गया है जो कि हम लोग लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर वर्किंग नोट में हमें क्या क्या बनाना चाहिए, तो जिस भी डेटा का रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा वो सारे वर्किंग नोट हमें बना लेने चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिटर का दिया हुआ है, रेंट का दिया हुआ है, ठीक है, कैश डिपॉजिट दिया हुआ है। और यहाँ पर स्टॉक स्टॉक मैंने बोला है कि जरूरत नहीं होता है, स्टॉक का वर्किंग नोट नहीं बनाने से भी चलेगा, जरूरत नहीं है। डेटर दिया हुआ है और क्रेडिटर फॉर गुड्स। अब डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस है कि नहीं चेक करेंगे। देखो डेटर का ओपनिंग जो है, यहाँ क्लोजिंग तो 1,20,000 है, ओपनिंग 1,00,000 है, तो चेंजेस हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हमें वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। क्रेडिटर फॉर गुड्स 1,46,000 है, यहाँ पर देखते क्रेडिटर 82,000 था, तो क्रेडिटर में भी ट्रांजेक्शन हुआ है और हमें दिख भी रहा है, बोला भी है पेमेंट टू क्रेडिटर वगैरह। तो क्रेडिटर अकाउंट ओपन होना चाहिए, डेटर का भी ओपन होना चाहिए। और यहाँ पर जो कलेक्शन ये बोला है ना कि बैंक पे पैसा डिपॉजिट करते ये सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, तो फिर एक हमें कैश का भी अकाउंट बना लेना चाहिए। तो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है उससे मुझे ये दिख रहा है कि डेटर क्रेडिटर कैश ये सारे अकाउंट्स बनने चाहिए, ठीक है। रेंट का जरूरत होगा तो बनाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही बन जाएगा, बिना अकाउंट ओपन किए भी रेंट का जो है कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा, मुझे जितना लगता है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा तो दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पर कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डेप्रिशिएशन बोला है, फर्नीचर का चाहे तो ओपन कर सकते हैं, अगर चाहे तो ओपन कर सकते हैं, चाहे तो रेंट का भी कर सकते हैं। रूल्स ये होता है कि जिस भी चीज का एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो अकाउंट हमें ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा अकाउंट्स है जो कि हम लोग ओरली मतलब बिना अकाउंट ओपन किए कर सकते हैं, प्लस माइनस करके, तो वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ये एज कैपिटल कहाँ जाएगा, एज कैपिटल यहाँ पर लाइबिलिटी में आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। एज कैपिटल हो जाएगा 4,04,000। अच्छा, फिर यहाँ पर क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्या होना चाहिए, क्रेडिटर का एक वर्किंग नोट होना चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया क्रेडिटर बाय बैलेंस बीडी 82,000। फर्नीचर स्टॉक, फर्नीचर बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। फर्नीचर पे डिप्रिशिएशन था, इंफॉर्मेशन था, तो ये बना लेते हैं। $40,000 स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ये, क्योंकि प्रीवियस बैलेंस शीट से है, टू ओपनिंग स्टॉक। इसका वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका जरूरत नहीं होता है। अच्छा, डेटर 1,00,000।
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी बना लें, क्योंकि क्लोजिंग दिया हुआ नहीं है, क्लोजिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, सब ओपनिंग दिया हुआ है। वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 5, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 2838। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर सेल्स का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हम लोग सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 6, सेल्स फॉर 31 मार्च 2022, मतलब करेंट ईयर का सेल कितना हो। तो करेंट ईयर का सेल बोला है प्रीवियस ईयर से 20% हायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीवियस ईयर का सेल प्लस 20% हायर। तो 20% 1 लाख होता है, तो ये टोटल हो जाएगा 6 लाख। इसका दो पार्ट कर लेंगे, कैश और क्रेडिट। कैश बोला है 20%, तो क्रेडिट 80% हो जाएगा। 20% मतलब 1,20,000, 4,80,000। अच्छा, इसको अब हम लोग कहाँ कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर कैश सेल का एंट्री होता है, कैश टू सेल्स, तो कैश में हो जाएगा टू सेल्स 1,20,000। और ये क्रेडिट सेल का एंट्री होता है डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स, तो ये अमाउंट यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्रेडिट सेल कितने का है, 4,80,000। और ये पूरा का पूरा जो 6 लाख है ये हम लोग का चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाई सेल्स बोल के। क्योंकि कैश क्रेडिट हम लोग को पता है तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। 1,20,000, 4,80,000। यहाँ तक हो गया। फिर पेमेंट फॉर ऑल द परचेज वेर मेड बाय चेक होंगे, मतलब जब भी क्रेडिटर का पेमेंट का हम लोग एंट्री करेंगे, हमें ध्यान रखना है हमें कैश में नहीं करना है, हमें बैंक एंट्री करना पड़ेगा। और बोला है कि कैश और क्रेडिट सेल दोनों तरीके का होता है, वो तो हम लोगों ने देखा अभी। क्रेडिट कस्टमर को जब हम लोग क्रेडिट कस्टमर जब हमें पे करेगा तो उनसे भी चेक से पैसा लेंगे। डिप्रिशिएशन बोला है 10% फर्नीचर पे, तो यहाँ एक फर्नीचर अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग चार्ज करेंगे डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो ये हो जाएगा 4,000। अच्छा, ये डिप्रिशिएशन कहाँ जाएगा, ये डिप्रिशिएशन पीएल में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 4,000। अच्छा, इसका हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 से। अब इसके बाद बोला है मिस्टर ए हर मंथ बैंक में पैसा जो कलेक्ट होता है बिजनेस से बैंक में, वो पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, लेकिन कुछ खर्चे पे करने के बाद तो फिर पैसा आया, वो पैसा जो है उससे खर्चा पे किया, मतलब कैश एक्सपेंसेस है, तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश हो जाएगा, मतलब सैलरी डेबिट टू कैश, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी डेबिट टू कैश, यहाँ पर हो जाएगा बाई सैलरी, बाई सैलरी हो जाएगा 2,000 × 12, क्योंकि ये मंथ का है, हम लोग तो ईयर का डेटा कर रहे हैं, तो 2,000 × 12, तो ये हो जाएगा 24,000। और क्या खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई ऑफिस एक्सपेंस, बाई ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा 1,200 × 12, 1,200 × 12, 12 × 12 होता है 144 और 2 0। अच्छा, इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस के अलावा पर्सनल एक्सपेंसेस, तो उसका एंट्री होता है ड्रॉइंग्स टू कैश, तो बाई ड्रॉइंग्स 500 × 12, तो ये हो जाएगा 6,000। अच्छा, अब ये सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, सैलरी और ऑफिस ये तो पीएल में चला जाएगा।
सैलरी है 2000 इंटू 12, ऑफिस एक्सपेंसेस है 1200 इंटू 12, 24,000 और ये हो गया। और ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल से लेस हो जाएगा, लेस कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है 500 इंटू 12, 6000। नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोला है। अच्छा, और बोल रहा है कि एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, पेमेंट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को चेक में पेमेंट करते हैं, तो क्रेडिटर टू बैंक, तो बैंक में लिखेंगे बाय क्रेडिटर। बैंक में बाय क्रेडिटर बोल के आ जाएगा 3 लाख, और क्रेडिटर में लिखेंगे टू बैंक 3 लाख। अच्छा, क्रेडिटर के बाद पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 2022, तो सारा रेंट पे हो गया क्योंकि 31 मार्च 2022 ही ईयर एंड है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बैंक ही क्यों होगा, क्योंकि ये बैंक के पासबुक से ये डेटा मिल रहा है, मतलब बैंक के थ्रू से पे हुआ है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 16,000, तो बैंक में लिखेंगे बाय रेंट। बाय रेंट 16,000, और ये रेंट हम लोग का चला जाएगा यहाँ पर पीएल टू रेंट 16,000। हर एक डेटा दो जगह पे पोस्ट हो रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक डेटा दो जगह पे पोस्ट हो रहा है, क्योंकि ये सब एंट्री नहीं हुआ है, तो एंट्री होगा तो दो जगह पे तो पोस्ट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे क्रेडिटर एक यहाँ पर पोस्ट हुआ, एक क्रेडिटर अकाउंट में, रेंट यहाँ हुआ और पीएल अकाउंट में, इस तरीके से। कैश डिपोजिटेड इनटू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर, कैश डिपोजिट हुआ है बैंक में, तो बैंक टू कैश 80,000, बैंक टू कैश, यहाँ पर टू कैश 80,000, और बैंक में आ जाएगा, कैश में आ जाएगा बाई बैंक 80,000। फिर नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर स्टॉक, स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000, तो ये भी दो जगह पे जाएगा, एक तो यहाँ पर आ जाएगा एसेट में, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, सॉरी ये ट्रेडिंग में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही तो लिखा अभी, और बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000। फिर इसके बाद डेटर क्लोजिंग 1,20,000, तो डेटर यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000 क्लोजिंग डेटर, और साथ ही साथ डेटर अकाउंट में लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 1,20,000। अच्छा, डेटर के बाद क्रेडिटर फॉर गुड्स 1,46,000, क्रेडिटर के क्लोजिंग में आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 1,46,000। हाँ, और क्रेडिटर यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्रेडिटर 1,46,000। क्रेडिटर के बाद, अच्छा, कैशियर ने पैसा जो अवेलेबल कैश था वो लेके भाग गया, ठीक है, तो वो पैसा हमें कहाँ मिलेगा, कैश अकाउंट जब क्लोज करेंगे तब हमें देखना पड़ेगा कि कितना जो है कम हो रहा है, ठीक है, तो उतना ही लेके भाग गया होगा। बाकी सारा डेटा हम लोगों ने पुट कर लिया, अब एक एक करके क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर वर्किंग नोट में है तो उसी को क्लोज करते हैं। तो क्रेडिटर को क्लोज करने से कितना हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर, 1,46,000 प्लस 82,000, तो ये हो जाएगा 2,28,000, 2,28,000, 82,000 और 1,46,000। देखिए 82,000 प्लस 1,46,000। ओ, मैंने क्रेडिटर तो उल्टा साइड लिखा, गलत है। क्रेडिटर का क्लोजिंग तो इधर आना चाहिए, ये इधर आएगा, टू बैलेंस शीट होगा, लाइबिलिटी उल्टा लिख दिया, तो 1,46,000।
4,46,000, 4,46,000 minus 82,000, 4,46,000 minus 82,000, 4,46,000 minus 82,000, 3,64,000। तो ये क्या आ गया? इसको क्या लिखेंगे? बाई साइड में है तो बाई लिखेंगे। क्रेडिटर का सबसे पहला एंट्री क्रेडिटर जनरेट बुक्स में तब होता है जब हम लोग क्रेडिट परचेस करते हैं। क्रेडिट परचेस का एंट्री होता है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई परचेस। इसका मतलब ये खुद से समझ के लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये हो गया क्रेडिट परचेस। ये परचेस कहाँ पर लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, टू परचेस बोल के 3,64,000। और ये सिर्फ क्रेडिट परचेज ही होगा, कैश परचेज होगा भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ही करते हैं। पेमेंट फॉर ऑल परचेज मेड ओनली बाय चेक, गुड्स वेयर सोल्ड फॉर कैश क्रेडिट। अच्छा, तो यहाँ पर पेमेंट्स फॉर ऑल द परचेज वेर मेड बाय, सारे परचेज जो हुए हैं वो चेक से पेमेंट होता है, ऐसा बोला है। अच्छा, कैश परचेज का तो कोई डेटा था नहीं, ठीक है, हमें कैश परचेज निकलने का तो कोई मुझे रास्ता दिख नहीं रहा है, बट ये क्रेडिट परचेज है, हम इतना यहाँ पर चाहे तो क्रेडिट बोल के लिख सकते हैं, बाकी कैश आएगा तो देखा जाएगा, बट मुझे नहीं लगता और कोई कैश वगैरह आने वाला है। फर्नीचर को टोटल करते हैं 40,000, 40,000 माइनस 4,000 करने से आ जाएगा 36,000। ये बैलेंस आ गया बाई बैलेंस सीडी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे 36,000 फर्नीचर, फर्नीचर 36,000, ठीक है। इसमें वर्किंग नोट नंबर लगा दे सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर लगा देंगे। अब डेटर, डेटर को क्लोज करते हैं। 1,00,000 और 4,80,000 मतलब 5,80,000, 5,80,000 माइनस 1,20,000, 5,80,000 माइनस 1,20,000 हो जाएगा 4,60,000। ये बाई साइड में है तो बाई लिखेंगे, बाकी इसमें लिखे क्या, क्योंकि डेटर कैसे जनरेट होता है, डेटर टू सेल, वो तो दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बोला था कि डेटर से जब भी हम लोग पैसा रिसीव करते हैं, क्योंकि डेटर का तो दो ही एंट्री होता है, जब क्रेडिट सेल हुआ तो डेटर टू सेल, और जब पैसा रिसीव किया तो कैश टू डेटर। बट यहाँ कैश होगा नहीं, क्योंकि बोला है कि क्रेडिट कस्टमर चेक से पे करता है, तो यहाँ पर बाई बैंक होगा, ठीक है। तो ये बैंक एंट्री होगा 4,60,000, और बैंक अकाउंट में ये टू डेटर बोल के आ जाएगा 4,60,000। ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्लोज करेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक वाला जो पोर्शन है, ठीक है। कैश इन हैंड को क्लोज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 और 1,20,000, 1,48,000 माइनस 24,000 माइनस 14,400 माइनस 6,000 माइनस 80,000। तो ये आ रहा है 23,600। हाँ, तो ये पैसा बचना चाहिए था, क्योंकि ये तो कैश इन हैंड है, इतना पैसा था, इतना सेल करके आया, ठीक है, कैश सेल करके आया, टोटल 1,48,000 था। ये खर्चा पे करने के बाद ये पैसा जो है ये बैंक में लेके जाने वाले थे, बट जो पैसा बचा था वो कैशियर लेके भाग गया। यहाँ पर वही लिखा हुआ था कि कैशियर कौन सा पैसा लेके भाग गया, द कैशियर एब्सकंडेड विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक, कैश बुक में जो पैसा दिखेगा हमें। तो ये हो जाएगा बाई लॉस बाई थेफ्ट, ये तो लॉस है, लॉस बाई थेफ्ट, चोरी से ये पैसा लॉस हो गया, चोरी की वजह से, तो ये पीएल में चला जाएगा, टू लॉस बाई थेफ्ट बोलते हैं यहाँ पर, टू लॉस बाई थेफ्ट बोल के आ जाएगा 23,600। अच्छा, अब ये कैश एट बैंक वाला हमें क्लोज करना पड़ेगा। कैश एट बैंक का टोटल यहाँ पर 4,60,000 80,000 प्लस 38,000, तो ये हो गया 5,78,000। इतना कैश बैंक में था, लेकिन हम लोगों ने क्रेडिटर को पे किया 3,00,000 और रेंट पे किया 16,000।
तो अभी बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है 2,62,000, ये बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा, बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 2,62,000, 5,78,000, 2,62,000 ये कैश एट बैंक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कैश एट बैंक 2,62,000। कैश इन हैंड तो 0 हो गया, तो वो तो नहीं आएगा। अच्छा, अब एक एक करके क्लोज करेंगे यहाँ पर। $7,60,000 माइनस 2,80,000 प्लस 3,64,000 माइनस 7,60,000 1,16,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,16,000। अब इसे करना है क्लोज, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ही आएगा, माइनस 28,000 माइनस 20,400 माइनस 23,600। दो दो डेटा ऐड करके मैंने निकाला 44,000 28,000 प्लस 30,400 34,000 टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 34,000। यहाँ ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 34,000 प्रॉफिट है, माइनस 6,000 का ड्राइंग्स है, प्लस 4,04,000 का कैपिटल, तो टोटल हो जाएगा इधर 4,32,000 क्लोजिंग कैपिटल, प्लस 1,46,000 क्रेडिटर, 5,78,000 क्रेडिटर, इधर भी इतना होना चाहिए। तो इधर है फर्नीचर 36,000, डेटर 1,20,000, 1,60,000 क्लोजिंग स्टॉक और 2,62,000 कैश एट बैंक, तो ये टैली हो गया 5,78,000। बस आसान था ये क्वेश्चन, वैसे बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 4 देखते हैं, इलास्ट्रेशन 4 में क्या होगा। Lucky does not maintain proper books of accounts. However, he maintains a record of his bank transaction and also is available to give the following information from which you are required to prepare his final accounts. तो ये अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन वही देगा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री। बोल रहा है कि फिर भी वो अपना बैंक ट्रांजैक्शन मेंटेन करता है और उससे हमें कुछ, और इसके अलावा इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी उसने हमें दिया है। डेटर का ओपनिंग है बट क्लोजिंग नहीं पता उनको, क्रेडिटर का ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग पता है, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बताया, बैंक बैलेंस बताया है, ओपनिंग नहीं पता बट क्लोजिंग बताया है, फिक्स्ड एसेट बताया है। तो कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का डिटेल्स दिया है उन्होंने, ओपनिंग क्लोजिंग मिक्सड अप करके कहीं कहीं मिसिंग है। डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस दिया है, डेटर से पैसा रिसीव हुआ तो इसका एंट्री होगा बैंक टू डेटर, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन तो बैंक टू कैपिटल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बैंक टू फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, पेड टू क्रेडिटर तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, एक्सपेंसेस पेड एक्सपेंसेस टू बैंक होगा क्योंकि सब बैंक ट्रांजैक्शन है, पर्सनल ड्राइंग्स टू बैंक होगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। नो कैश ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, किसी तरीके का कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000। बोल रहा है जो गुड्स बेचते हैं ये लोग कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट लगा के बेचते हैं, और इस साल जो गुड्स बिका है उसका कॉस्ट है 2,60,000। तो इससे आराम से हमें सेल प्राइस पता चल जाएगा, क्योंकि सिंपल हमें यहाँ पर बोल दिया है कि जो गुड्स ये लोग बेचते हैं उस पे
प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, गुड्स का जो भी कॉस्ट होता है उस पे 25% लगाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स बिका उसका कॉस्ट तो हमें पता है कितना है, 2,60,000। तो जो सेल वैल्यू है वो कितना होगा, 2,60,000 पे 25% लगाने से जितना आएगा तो वो सेल वैल्यू हो जाएगा, और 25% का अमाउंट हमें प्रॉफिट बताएगा। तो ट्रेडिंग का ये दो डेटा तो हमें आराम से मिल जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या क्या हमें कैलकुलेशंस में लिखना पड़ेगा। तो हमें प्रिपेयर करने बोला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट 2022 का फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डब्जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर है, ये दिसंबर दे रखा है तो 31 दिसंबर 2022। तो जैसा क्वेश्चन में देगा वही ईयर लिखना पड़ेगा। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट as at 31st of December 2020। बाकी जो भी वर्किंग नोट का हमें जरूरत होगा वो बनता जाए। अच्छा देखते हैं, सबसे पहले डेटर का बना लेंगे। डेटर का हमारे पास दोनों बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो डेटर का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। टू बैलेंस ईडी बाई बैलेंस सीडी होता है डेटर। तो डेटर का ओपनिंग अवेलेबल है 1,02,500। फिर बनाएंगे क्रेडिटर, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस। क्रेडिटर का ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग अवेलेबल है 46,000। स्टॉक का दिया हुआ है, मैंने बोला स्टॉक का ओपन करना जरूरत नहीं होता है तो स्टॉक का ट्रेडिंग में लिखेंगे और बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो टू ओपनिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ओपनिंग स्टॉक 50, क्लोजिंग 60 to 500। और यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 60 to 500। नेक्स्ट यहाँ पर बैंक बैलेंस, ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग 50,000। वर्किंग नोट नंबर 3 बैंक, टू बैलेंस बीडी नहीं पता, बाई बैलेंस सीडी 50,000। इसके बाद फिक्स्ड एसेट, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। अच्छा फिक्स्ड एसेट 7,500 और 9,000, इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पता है तो लिख लिया। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख लेंगे। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट 9,000। अच्छा डेटर ओपनिंग पता है, क्लोजिंग नहीं पता, क्रेडिटर क्लोजिंग पता था। अच्छा क्रेडिटर यहाँ लिख लेते, बैलेंस शीट में भी तो लिखना चाहिए मैम था भूल। हाँ बोलो। मैम मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है तो मैं थोड़ा क्विट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बाय मैम। क्रेडिटर 46,000। अच्छा अब बैंक का देख लेते हैं, बैंक का यहाँ पर क्लोजिंग है 50,000 तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक
50,000। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग 9,000 ये लिख लिया। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। डेटर से पैसा लिया है तो बैंक टू डेटर, यहाँ पर हो जाएगा बाई बैंक। बैंक टू डेटर ये हो जाएगा 3,40,000। बैंक में चला जाएगा टू डेटर 3,40,000। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, बैंक टू कैपिटल, तो ये हो जाएगा टू कैपिटल 5,000। अच्छा, ये डेटर अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए था, बाई बैंक बोल के, अच्छा कर दिया। और कैपिटल जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल जो भी होगा प्लस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हो जाएगा 5,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बेचने से बैंक टू फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पर लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बेच के कितना पैसा मिला है? 1750। अच्छा, ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिखेंगे बाई बैंक 1750। अच्छा, जो फिक्स्ड एसेट हम लोगों ने बेचा उसका बुक वैल्यू था 2,500, तो लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 2,500 माइनस 1750। तो फिर इस लॉस का एंट्री क्या हो जाएगा? बाई पीएल बोल के 750, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल, क्योंकि एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पर हो जाएगा 750। 750 कैसे मिला? 2,500 माइनस 1750 कर, और ये पीएल में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 750। 2,500 माइनस 1750 करते हैं, या फिर वर्किंग नोट नंबर भी हम लोग लगा सकते हैं। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बैंक हो जाएगा, क्रेडिटर टू बैंक, तो बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बैंक बोल के बाई क्रेडिटर 2,80,000, और क्रेडिटर में हो जाएगा टू बैंक 2,80,000। इसके बाद एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक बाई एक्सपेंसेस 49,250, और ये एक्सपेंस पीएल में चला जाएगा, टू एक्सपेंस बोल के 49,250। पर्सनल ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बाई ड्राइंग्स, बाई ड्राइंग्स हो जाएगा 25,000, और ये ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होगा, लेस ड्राइंग्स 25,000। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाई फिक्स्ड एसेट, यहाँ ऊपर लिख रहा है, जगह नहीं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक बाई फिक्स्ड एसेट, ये हो जाएगा 5,000, और फिक्स्ड एसेट में लिखना पड़ेगा टू बैंक 5,000, टू बैंक 5,000। नो कैश ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, गुड्स सोल्ड इतना बोला है, ठीक है, तो फिर इसका हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे बाई सेल्स, कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000, तो यहाँ पर हो गया 2,60,000 प्लस 2,60,000
इंटू 25%, 2,60,000 पे 25%, तो चेक करते हैं, इंटू 25%, 65,000। तो ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ लिख सकते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट 65,000, 2,60,000 पे 25% प्लस 2,60,000, 3,25,000, 3,25,000 प्लस 62,500, 3,87,500। अच्छा, परचेज तो नहीं निकला है अभी, इसको क्लोज करके कोई फायदा नहीं, गलती से इसको क्लोज करने लगे। अभी तो हमें वर्किंग नोट जितना है वो क्लोज करना पड़ेगा, तो पहले वर्किंग नोट सारा क्लोज करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट को क्लोज करना। सबसे पहले डेटर अकाउंट दिख रहा है, तो डेटर अकाउंट में क्या क्या है, टू बैलेंस, मेरी डेटर अकाउंट में सेल्स भी लिखे हुए। अच्छा, सेल्स कहाँ से मिलेगा, ये रहा, गुड्स आर सोल्ड। ये जो सेल बोला है यही डेटर, यही क्रेडिट सेल ही होगा, क्योंकि कैश सेल का यहाँ कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं जिससे हमें पता चले कि ये कैश सेल भी करते हैं, बट क्रेडिट सेल करते हैं इसका तो पक्का है। मतलब जो सेल हुआ वही हम लोग का यहाँ पर क्रेडिट सेल, ठीक है, पूरा का पूरा सेल ही क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल हो जाएगा यहाँ पर 3,25,000, ठीक है। कैसे आया, जैसे करके यहाँ पर आया, 2,60,000 पे 25% करके, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2,60,000 प्लस 2,60,000 का 25%। अच्छा, अब इसको क्लोज कर सकते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3,25,000 प्लस 1,02,500, ये आ गया 4,27,500 माइनस 3,45,000, तो ये आंसर आ जाता है 87,500, 87,500 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये मिसिंग था डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, ये हमें चाहिए था, बिना इसके हम लोग अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं रेडी कर पाते, ठीक है। तो ये हो गया 87,500, तो यहाँ पर लिखेंगे डेटर वर्किंग नोट नंबर 1 से 87,500। अब क्रेडिटर, क्रेडिटर का जो परचेस है, अच्छा क्रेडिटर का हमें परचेस यहाँ पर, अच्छा परचेस देखो क्रेडिटर अकाउंट से निकलना चाहिए था, बट क्रेडिटर अकाउंट में हम लोगों का दो मिसिंग फिगर है, एक तो क्रेडिटर का ओपनिंग मिसिंग है, और दूसरा जो है यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा, यहाँ आना चाहिए क्रेडिटर का बाई परचेस, क्योंकि ये एंट्री तो पक्का होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना चाहिए, बट ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा अगर हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो जहां पर जैसा होता है सिंगल एंट्री उस तरीके से करना पड़ेगा, तो हमें परचेज का फिगर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये देखो 3,87,500 माइनस 50 और 65, मतलब 1,15,000, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 2,72,500, 2,72,500, ये हम लोग का परचेज का डेटा मिल गया। परचेज कैसे करके मिला, बैलेंसिंग फिगर कैसे, ठीक है। इसका टोटल 3,87,500। अब ये जो 2,72,500 है, ये हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, परचेस, ठीक है। ये ट्रेडिंग से ट्रांसफर होगा, फ्रॉम ट्रेडिंग, क्योंकि हम लोग ऐसा तो नहीं कंफर्म कर सकते ना कि हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग में जीरो था, ऐसा अभी स्टार्टिंग में नहीं सोच सकते। अगर ये दोनों ऐड करने के बाद भी जीरो आता है तो हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि हाँ हमारे पास ओपनिंग में कुछ था नहीं। अभी कैसे कंफर्म करें, ठीक है। अगर कोई सोचेगा कि ये ओपनिंग में क्रेडिटर नहीं था, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन परचेस फिगर अगर हमें कहीं और से मिल रहा है, परचेस ऐड करके देख लेना चाहिए ना, कि अगर इधर यहाँ पर जीरो अमाउंट आएगा तो फिर हम लोग मानेंगे कि क्रेडिटर जो है ओपनिंग में नहीं था। लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पे वो क्या रहा है, 2,80,000 प्लस 46,000 ये ऐड कर दिया, 3,26,000 माइनस 2,72,500 माइनस 2,72,500, तो ये आंसर आ जाएगा 53,500। तो ओपनिंग में था, ओपनिंग क्रेडिटर था, तो यहाँ पर टोटल 3,26,000, ठीक है। और ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, वो भी बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि उसके बिना हम लोग कैपिटल का जो वैल्यू है वो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने SOA लिख दिया, ये हम लोग रेडी करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या मिलेगा, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ओपनिंग डेटर मिलेगा 1,02,500,
और क्या मिलेगा, डेटर के अलावा क्रेडिटर मिल जाएगा 53,500, इधर लिखेंगे क्रेडिटर 53,500, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अच्छा फिक्स्ड एसेट में मिलेगा 7,500। इधर बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं, देखते हैं कितना बैलेंस आता है। बैंक का ओपनिंग हमारे पास मिसिंग है, तो देखते हैं कितना आ जाएगा। बैंक 2,85,000, वो 5,000 को ऐड करके मैंने किया। अच्छा, 49,250 प्लस 75,000, 4,09,250, 4,09,250 माइनस 3,45,000 माइनस 17, तो ये आंसर आ रहा है 62,500, 62,500। ये ओपनिंग बैंक बैलेंस आ गया, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 62,500। अब आते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पहले से था 7,500 का, और 5,000 का खरीद लिया, मतलब 7,500 प्लस 5,000 है ना, 12,500। 12,500 का यहाँ पर फिक्स्ड एसेट होता है। उसमें से 2,500 का बिक गया, 1,750 रिकवर हुआ, 750 लॉस हो गया, बचा हुआ होना चाहिए 10,000, बट दिख रहा है 9,000, तो बाकी क्या हुआ होगा, डिप्रिशिएशन। और तो कुछ इंफॉर्मेशन था नहीं, तो डिप्रिशिएशन हो जाएगा, गैप 1,000 का है, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये डिप्रिशिएशन कहाँ लिखेंगे, पीएल में लिखेंगे। तो डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 1,000, ये भी हम लोग कौन से वर्किंग नोट से ले रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर। सब तो बन गया। अब सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हमें क्लोज करना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्लोज करने से हमें मिल जाएगा कैपिटल। तो डेटर है, फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक लिखना पड़ेगा, स्टॉक तो गिवन था 50,000, टोटल क्या, 1,02,500 प्लस 7,500 प्लस 62,500 प्लस 50,000, 2,22,500, 2,22,500 माइनस 53,500, 169, 1,69,000। तो ये हम लोग का हो गया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। 1,69,000 ये यहाँ पर लिखते हैं, 1,69,000। अब यहाँ प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो लेना पड़ेगा, तो यहाँ सबसे पहले ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह तो आ गया हम लोग का, यहाँ पर करेंगे ब्रॉड डाउन 65,000। प्रॉफिट ही 65 और माइनस हो जाएगा 49,250 प्लस 1,750 माइनस 65, 14,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। टू नेट प्रॉफिट 14,000, टोटल 65,000। एड नेट प्रॉफिट 14,000, देखते हैं 14,000 और 5,000, 19,000 माइनस 25,000, प्लस 1,69,000, 1,63,000 प्लस 46,000, 46,000, 2,09,000, 2,09,000, इधर भी उतना ही होना चाहिए, चेक करते हैं।
minus 50,000 minus 62,500 minus 87,500 माइनस 9,000 जीरो। ठीक है, बन गया। ये सब आसान है क्योंकि लास्ट क्लास जो किया था हम लोगों ने वो उससे ज्यादा मुश्किल था। ये इलास्ट्रेशन 10 स्टैंडर्ड है क्वेश्चन, इसमें काफी सारा चीज है। इलास्ट्रेशन 10, इलास्ट्रेशन 10 में क्या दिया है देखते हैं। Mr. Anup runs a wholesale business where in all purchases and sales are made on credit. क्रेडिट में सारे परचेज सेल क्रेडिट में ही होता है, मतलब कोई कैश ट्रांजैक्शन है नहीं इनका। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। He furnishes the following closing balances. तो डेटर और जो है सॉरी एसेट और लाइबिलिटी का क्लोजिंग ओपनिंग दिया हुआ है। डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेंट्री, बैंक और कैश, जिसमें से इन्वेंट्री के अलावा बाकी सभी अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है क्योंकि सभी का जो है बैलेंसेस चेंज हो रहा है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस है। अब नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है deposit to bank after payment of shop expenses 600 per month, salary 9,200 per month, personal expenses 1,400 और ये जो बैलेंस दिया है 7,62,750, ये वो अमाउंट है जो ये ले जाके बैंक से डिपॉजिट कर रहे हैं। ये सब खर्चा पे करने के बाद मतलब सैलरी, पर्सनल एक्सपेंसेस और शॉप एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब मंथली दिया हुआ है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ईयर में जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या बोला है। काफी सारे यहाँ पर काफी सारे ट्रांजैक्शन है तो इसका तो एंट्री आना चाहिए। एंट्री आएगा तो कहाँ पुट होगा हम लोग समझ जाएंगे। फिर अदर ट्रांजैक्शन भी दिया हुआ है। ये एक एक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर अनूप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो हमें प्रिपेयर करने बोला। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनूप, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनूप, trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2023. Balance sheet as at 31st of March 2020. ये पेज खत्म हो गया है तो दूसरे पेज पे कर। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दिए। सबसे पहले वर्किंग नोट किस चीज का बनेगा, यहाँ पर जितना भी एसेट्स है सभी में चेंजेस है तो ये सभी का बनना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, सन्ड्री डेटर। इसका होता है टू बैलेंस बीडी, पहले लिख लेते हैं जो डेटा मिलेगा वो लिख लेंगे। बाई बैलेंस सीटी, ये स्ट्रक्चर तो कंफर्म नहीं होगा। टू बैलेंस बीडी 70 और 92,000, 70 और 92,000, ये और कहाँ पुट होगा। वर्किंग नोट नंबर 2 बना के हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं क्योंकि ये नीचे ट्रांजैक्शंस था, कहीं पर भी कैपिटल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ओपनिंग, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से सन्ड्री डेटर बनेगा। यहाँ पर सन्ड्री डेटर A/डेटर लिख दिया मैंने। ओपनिंग में जाएगा 70,000 और 92 जो है क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पर क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में जाएगा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर 92
अच्छा, इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल 15 और 6,000। तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर क्लोजिंग वाले में आए 6,000। इधर हम पहले लिख लिए क्योंकि पेज मुझे चेंज करना पड़ेगा, इस वजह से हम इस तरीके से करें। तुम लोग चाहो तो एक के बाद एक कर सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 2, बिल्स रिसीवेबल, हम BR लिखे हैं। बिल्स रिसीवेबल टू बैलेंस BD एसेट होता है, बाई बैलेंस CD। क्लोजिंग वाला तो 6,000 था, अभी अभी वहां पुट किया। ओपनिंग है 15,000। 15,000 और कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बिल्स रिसीवेबल बोल के 15,000। इसके बाद है बिल्स पेबल 12 और 14,000, तो BP। वर्किंग नोट नंबर 3, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है तो बाई बैलेंस BD और टू बैलेंस CD। यहाँ पर भी हो जाएगा BP, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी होगा 12 और 14। तो 12,000 और 14,000, यहाँ पर हो जाएगा 12,000 और उसमें चला जाएगा 14,000। बिल्स पेबल 14,000। शॉर्टकट एग्जाम में नहीं लिखना है, अभी हम लिख रहे हैं, तो एग्जाम में नहीं। बिल्स पेबल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर 40 और 56, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर क्लोजिंग वाले में 56। सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करने के लिए वर्किंग नोट नंबर 4, सन्ड्री क्रेडिटर बाई बैलेंस BD टू बैलेंस CD। 40 और 56, 40,000 इधर आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग, तो इन्वेंट्री यहाँ पर भी आएगा 1,10,000 और क्लोजिंग है 1,90,000। तो क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में जाएगा 1,09,000। और ये दोनों अमाउंट ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक करके यहाँ पर भी आ सकते 1,90,000 और 1,10,000। बैंक 90 और 87, तो क्लोजिंग वाला यहाँ पर जाएगा बैंक बैंक 87 और ओपनिंग वाला ओपनिंग में जाएगा बैंक 90। तो बैंक अकाउंट बनाना है, टू बैलेंस BD 90 बाई बैलेंस CD 87। कैश 5,200 5,300। वर्किंग नोट नंबर 6, कैश टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD। कैश 5,200 5,300, 5,200 5,300। ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा।
कैश यहाँ पर भी लिखो 5200 और यहाँ पर भी लिखेंगे कैश 5300। तो यहाँ तक तो जहां जो जाना चाहिए था चला गया। अब बोल रहे डिपॉजिट हुआ है बैंक में इतना अमाउंट, ये सारे खर्चे पे करने के बाद, तो ये जो है कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश में पहले लिखना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट में लिखिए बाई शॉप एक्सपेंस 600 इंटू 12 7200। फिर बाई सैलरी बाई पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग्स, बाई सैलरी बाई ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू 12। सैलरी 9200 और 1400, तो 92 इंटू 12 1104 1,10,400। 14 इंटू 12 1,16,800। अच्छा, ये दोनों अमाउंट हमारा जाएगा इधर पीएल में, शॉप एक्सपेंसेस और सैलरी जाएगा ड्राइंग्स कैपिटल में जाएगा, कैपिटल लेस ड्राइंग्स 16,800 1400 इंटू 12 और पीएल में चला जाएगा टू सैलरी टू शॉप एक्सपेंसेस। $9,200 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 7,200 हुआ, और ये हो गया 1,10,000। और ये डिपॉजिट हुआ है बैंक में 7,62,750, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर बाई बैंक 7,62,750। हम लोग चाहे तो कैश बुक की तरह कैश और बैंक एक साथ भी कर सकते थे, बट मैंने अलग कर लिया है तो अब अलग ही रहने को। यहाँ पर हो जाएगा टू कैश। एक साथ करने से कॉन्ट्रा एंट्री बोल के लिख देना चाहिए, तो 7,62,750। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो फिर से वही कैश टू बैंक, कैश टू बैंक मतलब बाई कैश हो जाएगा 1,21,000 और कैश में हो जाएगा टू बैंक 1,21,000। कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर, तो कैश पेमेंट टू सप्लायर बाई क्रेडिटर और फर्नीचर के लिए बाई फर्नीचर, बाई क्रेडिटर बाई फर्नीचर। तो फर्नीचर और क्रेडिटर दोनों के लिए, फर्नीचर के लिए क्रेडिटर का 77,200, फर्नीचर 25,000, 77,200, तो क्रेडिटर अकाउंट में चला जाएगा टू कैश बोलकर 77,200, और फर्नीचर अकाउंट अगर बना है तो वहां जाएगा। फर्नीचर अकाउंट तो मुझे दिख नहीं रहा, तो फर्नीचर में 25,000, फर्नीचर अकाउंट मैंने नहीं बनाया, फर्नीचर का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था शायद, इसलिए नहीं बनाया, नहीं था। ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है। फर्नीचर यहाँ पर फर्नीचर का पेमेंट हो गया, ठीक है। फिर चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिस्काउंट डिसऑनर्ड 5,700, तो हम लोगों ने
कस्टमर से चेक जो है वो कलेक्ट किया था, तो जब चेक कलेक्ट किया था तब एंट्री हुआ था बैंक टू डेटर, बट वो डिसऑनर हो गया। तो चेक अगर डिसऑनर हो जाएगा तो फिर से डेटर को डेबिट, डेटर डेबिट टू बैंक, ठीक है। चेक डिसऑनर का एंट्री क्या होता है, रिवर्स एंट्री पास होगा, तो डेटर टू बैंक होगा, तो बैंक अकाउंट में हो जाएगा बाई डेटर, बाई डेटर 5700 डिसऑनर। अच्छा, डेटर में लिखना पड़ेगा टू बैंक, डेटर में लिखना पड़ेगा टू बैंक डिसऑनर का एंट्री 5700। ये हो गया। फिर बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने बिल्स एक्सेप्ट किया, तो बिल्स जब एक्सेप्ट करेगा कस्टमर तो हम लोग बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर अकाउंट में हमें लिखना पड़ेगा, डेटर अकाउंट में हम लोग लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल, डेटर अकाउंट में लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल 40,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल 40,000, और बिल्स रिसीवेबल में भी लिखना पड़ेगा टू डेटर 40,000। अब बिल एंडोर्स, तो बिल एंडोर्स करने से क्या होगा, बिल हमारे पास से चला जाएगा, तो टू बी आर होगा। एंडोर्स किसको करते हैं, क्रेडिटर को, क्योंकि अपना लाइबिलिटी कैंसिल आउट करने के लिए करते हैं, तो क्रेडिटर टू बी आर हो जाएगा, तो बी आर में लिखना पड़ेगा बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर 10,000, बाई क्रेडिटर 10,000, ये हो गया एंडोर्स में। और क्रेडिटर में लिखेंगे टू बी आर एंडोर्स 10,000, क्रेडिटर में लिखेंगे टू बी आर एंडोर्स 10,000। अच्छा, इसके बाद बिल्स डिस्काउंटेड 20,000 कॉमा डिस्काउंट 750, बिल्स डिस्काउंट किया गया है 20,000 का, जिसपे डिस्काउंट है 750। तो बिल्स डिस्काउंट करने का मतलब हम लोग बिल्स रिसीवेबल हमारे पास से चला जाएगा, तो टू बी आर होगा। अब कहाँ जाके बिल्स डिस्काउंट किए होंगे हम लोग, हम लोगों ने जो है बैंक में बिल्स डिस्काउंट किया होगा, नॉर्मली बैंक में ही किया जाता है, तो बिल्स डिस्काउंटेड 20,000 और डिस्काउंट वैल्यू हुआ है 750, मतलब बैंक ने 20,000 का बिल लिया, बदले में कितना दिया, 750 रुपीज कम दिया, तो कितना दिया होगा, 20,000 माइनस 750 करने से ही पता चलेगा, 20,000 माइनस 750, तो 19,250, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर, तो बी आर में जाके एंट्री होगा बाई बैंक 19,250 बाई डिस्काउंट, 19,250 बाई डिस्काउंट 750, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 माइनस 750, ये हो गया। अच्छा, अब हर एक चीज दो बार पोस्ट होता है, तो ये भी पोस्ट होना चाहिए, तो बैंक अकाउंट में तो ये वैल्यू 19,250 चला जाएगा टू बी आर को, लेकिन ये 750 कहाँ जाएगा, 750 हम लोग का पीएल में चला जाएगा, ठीक है, 750 हम लोग का पीएल में चला जाएगा टू डिस्काउंट 750, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल 7, टू डिस्काउंट ऑन बी आर 7। अच्छा, फिर इसके बाद बिल्स मैच्योर एंड ड्यूली कलेक्टेड 16,000, बिल मैच्योर हुआ हम लोगों ने कलेक्ट किया, तो बैंक टू बी आर हो जाएगा, बैंक टू बी आर, ठीक है, तो बी आर में हम लोग लिखेंगे बाई बैंक, जगह कम करेंगे, बाई बैलेंस सी 6,000 नीचे कर दे, बाई बैलेंस सी 6,000, बाई बैंक कितना था 16,000, बिल मैच्योर और हम लोगों ने रिसीव किया 16,000, बैंक में चला जाएगा टू बी आर 16, टू बी आर 16, बिल एक्सेप्टेड, हम लोगों ने बिल एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब बीपी बढ़ा, ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर टू बीपी, तो बाई क्रेडिटर 24,000, क्रेडिटर टू बीपी बाई क्रेडिटर
यहाँ पर क्रेडिटर में 2 BP हो जाएगा। अच्छा यहाँ जगह नहीं है, क्रेडिटर में हो जाएगा 2 BP। ये बैलेंस शीट ही नीचे लाना पड़ेगा। 56,000। टू BP 24,000 देख लेते हैं हम। हाँ 24,000 BP में चला जाएगा बाई क्रेडिटर। 24,000 ये भी दो जगह चला गया। पेड सप्लायर बाई चेक, तो क्रेडिटर टू बैंक, तो बाई क्रेडिटर बैंक अकाउंट में, क्रेडिटर में टू बैंक। अमाउंट देखते हैं कितना है। 3,20,000, 3,20,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 3,20,000। Receipts 20,000 on maturity of one LIC policy of the proprietor by check। तो LIC पॉलिसी रिसीव हुआ है, तो कितने का रिसीव हुआ है? 20,000। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि LIC का पैसा जो है ये देखो यहाँ पर, ठीक है यहाँ कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये जो LIC का पैसा रिसीव हुआ है, बोल रहा है ना कि रिसीव 20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑन LIC ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक। तो अगर इसका एंट्री हमें बिजनेस में दिखाना है तो फिर हम लोग ये मानेंगे कि ये कैपिटल में इंट्रोड्यूस होगा, एडिशनल कैपिटल की तरह। ठीक है, तो कैश बुक में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बैंक, कैश बुक तो मैंने बनाया नहीं, बैंक साइड में लिखेंगे टू कैपिटल बोल के LIC का कितना रिसीव हुआ है? 20,000। और ये 20,000 कहाँ जाएगा? ये 20,000 जो है कैपिटल में ऐड करके हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे LIC का पैसा। LIC 20,000। नेक्स्ट देखते हैं, रेंट रिसिप्ट 14,000 बाय चेक फॉर द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने रेंट का पैसा रिसीव किया है, तो ये इनकम है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे? ये इनकम है, इन्होंने पैसा रिसीव किया है, तो सबसे पहले चेक के थ्रू से रिसीव किया है, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो बैंक अकाउंट में हो जाएगा टू रेंट बोल के। अब ये भी कैपिटल में इंट्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, मतलब टू कैपिटल रेंट बोल के ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अदर इनकम है। ठीक है, ये पैसा जो है ये कैपिटल में चला जाएगा। ये यहाँ पर खुद का है ना, खुद का प्रॉपर्टी है, तो फिर ये कैपिटल में ऐड ऑन होना चाहिए। रेंट यहाँ पर हो जाएगा 14,000। तो ये रेंट का पैसा भी जो मिला वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, खुद का प्रॉपर्टी है इस वजह से। तो यहाँ पर हो जाएगा 14,000, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है a building was purchased on 30/11/2021 for opening branch for 3,50,000 and some expenses were incurred on this building, details of which were not mentioned। अच्छा, एक बिल्डिंग परचेस किया गया था 30th अक्टूबर को, नवंबर को, फॉर ओपनिंग ए ब्रांच फॉर 3,50,000 एंड सम एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड ऑन द बिल्डिंग। बोल रहा है कि 3,50,000 का बिल्डिंग, एक बिल्डिंग परचेस किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि बिजनेस का एक ब्रांच ओपन करना था। कितने से वो बिल्डिंग परचेस हुआ? 3,50,000। तो सबसे पहले एंट्री होना चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाई बिल्डिंग बोल के 3,50,000 आ जाए यहाँ पर, बाई बिल्डिंग बोल के आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, और इसके बाद इसमें और भी कुछ खर्चे किए गए जिसका अभी डिटेल्स नहीं मिल रहा है, मतलब उसका बैलेंसिंग फिगर करके कुछ ना कुछ आएगा तो हमें पता चलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो बिल्डिंग खरीदा गया इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा? ये इसका इम्पैक्ट जो है बैलेंस शीट में आना चाहिए, तो वो लिखेंगे यहाँ पर। अब जिस टाइम पे खरीदा गया उसके हिसाब से तो बिल्डिंग हमारा इसी बैलेंस शीट में आएगा, मतलब करेंट ईयर वाले।
तो 3,50,000 यहाँ इनर कॉलम में इसीलिए दिख रहा है, बोर्डन उस पर कुछ और भी खर्चा किया गया था तो वो भी ऐड होगा बिल्डिंग के कॉस्ट में। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश 18,700 ड्यू 2200, तो जो ड्यू है वो तो आउटस्टैंडिंग बोल के यहाँ पर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन 2200 ये आ गया, ठीक है। और बाकी अमाउंट कहाँ पर चला जाएगा, बाकी पीएल में लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन प्लस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन 2200, और ये हो जाएगा 18,700, 20,900। अच्छा, ये दो जगह पे गया कि नहीं, एक तो हम लोगों ने कैश पेमेंट का एंट्री नहीं, अच्छा आउटस्टैंडिंग तो दो जगह पे चला गया, पीएल में और जो है बैलेंस शीट में, लेकिन 18,700 एक ही जगह पे गया, ये हम लोग का कैश अकाउंट में जाएगा। तो कैश में लिखेंगे, कैश अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट पेमेंट हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू कैश, तो कितना है 18,700 बाई इलेक्ट्रिसिटी एंड टेली 18,700। फिर इसके बाद claim against the firm for damage 1,55,000 is under legal dispute. Legal expenses 17,000. The firm anticipate defeat in the suit. तो बोल रहा है कि कुछ केस चल रहा है इस फर्म के अगेंस्ट में, ठीक है, कुछ लीगल डिस्प्यूट चल रहा है जिसके अगेंस्ट में क्या है कि जिसने इन पे केस किया है वो 1,55,000 का डैमेज क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। और फर्म को ऐसा लग रहा है कि 1,55,000 जो है इन्हें क्लेम देना पड़ सकता है, और लीगल एक्सपेंसेस इसकी वजह से, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है तो लीगल एक्सपेंसेस तो होगा, लीगल एक्सपेंसेस हो रहा है 17,000, तो लीगल एक्सपेंसेस पे हुआ है 17,000, उसका हमें एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा बाई लीगल एक्सपेंसेस 17,000। अच्छा, ये क्या ट्रांजैक्शन है, कैश है कि बैंक, ये तो कुछ बोला नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर जो है क्लेम अगेंस्ट बोला है 1,55,000 बोल रखा है। अच्छा, और यहाँ पर ये बोला है कि लीगल एक्सपेंसेस इतना, पेमेंट का हुआ ऐसा तो बोला नहीं है। अच्छा, पेमेंट तो बोला नहीं, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है तो ये दो जगह पे चला जाएगा, एक तो पीएल में चला जाएगा, पेमेंट क्या ऐसा तो बोला ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस 17,000, और एक चला जाएगा हम लोग का बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस बोल के यहाँ पर आ जाएगा 17,000, ठीक है। ये और ये तो एंटिसिपेटेड है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर 4,200, तो क्रेडिटर अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट में जाएंगे, सप्लायर ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो क्रेडिटर अकाउंट में एंट्री हो जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट कहाँ पर है, ये रहा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो बाई परचेज रिटर्न, बाई परचेज रिटर्न हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 4,200, और ये वाला हमारे ट्रेडिंग में परचेज से लेस होकर प्रूफ होगा, ट्रेडिंग में परचेज से लेस होकर प्रूफ होगा, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न कितना अमाउंट है 4,200। फिर यहाँ पर बोला है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो ये सेल्स से रिटर्न लेस होगा, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 1,200। ये हम लोग का यहाँ भी आएगा डेटर अकाउंट में, डेटर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न यहाँ पर हो जाएगा 1,200। फिर यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर
सप्लाई ने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, तो क्रेडिटर यहाँ पर हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर अकाउंट में लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा हम लोग का 2700 रिसीव्ड। ये हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, पीएल में लिखेंगे, और बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड इधर लिखने से रिसीव्ड ही कहलाता है 2700। और बोला है कि डिस्काउंट ऑफर्ड टू कस्टमर 2400, मतलब डिस्काउंट अलाउड। ये डेटर में भी लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड हो गया 2400। अच्छा, डेटर में लिखना पड़ेगा, डेटर में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड बाय डिस्काउंट 750, बाय डिस्काउंट 700, सॉरी 2400। 2400. The business is carried on at the rented premises for an annual rent of 20,000, which is outstanding at the year end. तो outstanding rent 20,000 PL और बैलेंस शीट में जाए, outstanding rent to outstanding rent 20,000, और ये पूरा का पूरा इधर आ जाए, आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। बस और तो कुछ नहीं, अब एक एक करके क्लोज करते जाना चाहिए। सबसे पहले सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर में देखते हैं क्या क्या लिखा है मैंने। सन्ड्री डेटर में अच्छा, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, अगर डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों है तो हमें डेटर और बिल्स, क्योंकि डेटर रिलेटेड विद बिल्स रिसीवेबल, तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल को क्लोज करना चाहिए। और बीपी और क्रेडिटर है तो पहले बीपी क्लोज होगा तभी जाके क्रेडिटर क्लोज होगा। तो क्योंकि मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 डेटर है, अब डेटर क्लोज नहीं होगा जब तक बीआर नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बीआर को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब बीआर क्लोज करके देखते हैं क्या बैलेंस निकल के आता है। तो बिल्स रिसीवेबल का इधर का टोटल हो गया 55,000, इधर भी लिखेंगे 55,000। अब चेक करते हैं, 55,000 माइनस 10,000 माइनस 19,250 माइनस 750 माइनस 16,000 और माइनस 6,000, ये भी तो बच गया, ये 6,000 नीचे, तो ये 3,000 आ रहा है इधर बैलेंस करके, तो बाई साइड आ रहा है, तो बाई लिखेगा। तो बिल्स रिसीवेबल का एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल का ऐसा एंट्री होता है, सबसे पहले क्रेडिट सेल होता है तो एंट्री होता है डेटर टू सेल, फिर बनता है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, जब कस्टमर बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीव करता है। ठीक है, अब बाई साइड में एंट्री क्या चीज का आएगा, बाई साइड में एंट्री फिर अगर डेटर डिसऑनर करता है तो एंट्री आएगा, क्योंकि बाकी सारे एंट्री तो हम लोग कर चुके हैं, इंडोर्समेंट बता दिया था, बिल्स मैच्योर हुआ, वो डिस्काउंट हुआ, बैंक में हम लोगों ने लिया। ठीक है, तो ये सारा एंट्री तो हो गया, तो ये बाई साइड में और क्या आ जाएगा, बाई डेटर बोल के आ जाएगा। ठीक है, बाई डेटर बोल के यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये तब होता है जब बिल्स डिसऑनर होता है। भले ही हमें क्वेश्चन में ना बोला हो, लेकिन हमें खुद से समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाकी सारे जितने तरीके के ट्रांजेक्शन हो सकते दे दिए, अब डेटर में ही जाके क्लोज होगा, तभी तो डेटर को मैंने क्लोज नहीं किया, क्योंकि बीआर रिलेटेड विद डेटर होता है, तो फिर यहाँ पर एंट्री क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा बीआर टू बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर 3,000 आ जाएगा। अब डेटर को हम लोग चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इधर ज्यादा दिख रहा है। अच्छा,
डेटर को अभी क्लोज करना थोड़ा मुश्किल है, अभी डेटर को और भी क्लोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का डेटर में देखो क्या ट्रांजैक्शंस नहीं दिख रहा है। डेटर से जो कैश रिसीव हुआ है ना वो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो दो दो बैलेंसिंग फिगर तो नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ तो यहाँ देखो डेटर का क्रेडिट सेल का भी एंट्री नहीं है, क्योंकि डेटर टू सेल होता वो भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर हमें डेटर से पैसा रिसीव किए हैं वो भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसके बाद हमें जो है कौन सा अकाउंट जो है क्लोज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें क्लोज करना पड़ेगा इसके बाद कैश अकाउंट, ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक ये करना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल हो। अच्छा तो चेक करते हैं यहाँ पर 5200 और 1,21,000, 1,21,000 प्लस 5200, तो ये हो जाता है 1,26,000। इधर ज्यादा हो, इधर ज्यादा हो, 7200 प्लस 110400 प्लस 16,800 प्लस 7,62,750 प्लस 77,200 प्लस 25,000 प्लस 18,700 प्लस 5,300। देखते हैं कितना आता है। 10,23,350, 10,23,350 ये आ गया, ठीक है। 10,23 माइनस 5200 माइनस 121, तो ये आंसर आ रहा है 8,97,150, 8,97,150। ये क्या आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा टू डेटर बोल के, टू डेटर, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर टू डेटर बोल के आ जाएगा, मतलब एंट्री हो गया कैश टू डेटर, मतलब डेटर से हम लोगों ने ये पैसा रिसीव किया है, ठीक है। इसका यहाँ पर हिंट्स तो कुछ वैसा था नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेमेंट, यहाँ पर बिल्स एक्सेप्टेड, डिस्काउंटेड, नहीं वैसा कुछ बोला नहीं था, बट देखो यहाँ पर डेटर अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट सेल अवेलेबल नहीं है, डेटर से कितना पैसा रिसीव किया वो भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये कैश अकाउंट से मिल गया कि डेटर से हम लोगों ने इतना पैसा रिसीव किया, 89,7,150। अब ये डेटर अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। डेटर अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कैश बोल के, डेटर अकाउंट में लिखेंगे बाई कैश बोल के 89,7,150। अब बैंक अकाउंट क्लोज कर लेते, देखते हैं यहाँ क्या आता है, क्योंकि कस्टमर से हम लोग चेक भी लेते हैं ना, तो वो भी देख लेना चाहिए। तो बैंक अकाउंट में देखते हैं कितना आ रहा है, तो बैंक का भी हम लोग 1,21,000 प्लस 5,700 प्लस 3,20,000 प्लस 3,50,000 प्लस 87,000, तो ये आ रहा है 8,83,700, 8,83,700। क्या क्या वैल्यू है, 1,21,000 है, 5,700, 3,20,000, 3,50,000, 3,20,000, 3,50,000, 87। एक चीज बीपी का जाएगा, बीपी, बीपी क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर शायद नहीं लिखा है मैंने, है शायद क्रॉस पोस्टिंग करना भूल गए, इतना सारा चीज है बीपी में। बीपी, अच्छा बीपी का यहाँ पर पहले बीपी क्लोज होगा, उसके बाद ही बैंक क्लोज हो सकता है। यहाँ पर ये थर्ड नंबर पे क्लोज होगा बीपी, फिर उसके बाद ही बैंक क्लोज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 12,000 और 24,000, मतलब 36,000, 36,000 और -14, 12,000 नहीं 22,000, तो ये हो गया टू बैंक, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बीपी रिलीज भी तो किया, तो फिर ये हो जाएगा बाई बीपी बोल के, यहाँ पर आ जाएगा 22,000, यहाँ पर बाई बीपी।
बाई बीपी बोल के आ जाएगा 22,000। और एक चीज भी बोला था कि कुछ खर्चा हुआ है ये वाले बिल्डिंग में, जो कि हमें नहीं पता कि कितना है, तो उसका बैलेंसिंग फिगर करके निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं बैंक में हम लोग का कितना तक आया था। 8,83,700 प्लस 22,000, तो 9,05,700 आया था। अच्छा, और इधर देख लेते हैं इधर कितना आ रहा है। टू साइड 9,05,700, ये हम याद रखेंगे। 90,000 प्लस 7,62,750 प्लस 19,250 प्लस 16,000 प्लस 20,000, 34,000 कर लेते हैं, तो 9,22,000। अच्छा, 9,762, 19,250, 16,000, 20,000, 14,000। अच्छा, डेटर में कोई एंट्री आया होगा। डेटर में 5,700 वो नहीं लिखा, वो लिखना पड़ेगा। टू डेटर, हाँ, क्रॉस पोस्टिंग एक नहीं किया मैंने, वो करना पड़ेगा। डेटर आ जाएगा 5,700, वहां लिखा हुआ है, वो क्रॉस पोस्टिंग नहीं हुआ, वो कर लेते हैं। ये हो गया 9,27,700, 9,27,700, और माइनस कर देंगे 9,22,000। तो ये आ जाएगा 5,000, नहीं ये बैलेंस तो नहीं था, एक सेकेंड। 1,21,000 प्लस 5,700 प्लस 3,20,000 प्लस 3,50,000 प्लस 22,000 प्लस 87,000 माइनस 9,27,700, तो ये हो जाएगा 3 लाख। वाह, इतना ज्यादा आ गया, कुछ गलत हो जाएगा। 1,21,000, 5,700, 3,20,000 प्लस 3,50,000 प्लस 22,000 प्लस 87,000 माइनस 9,27,700, तो ये आ रहा है 22,000। और ये बिल्डिंग एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमें वो बोल ही दिया था कि जो एक्सपेंसेस है वो हमें नहीं पता कितना है, वो हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो बिल्डिंग एक्सपेंसेस 22,000 बोल के रिकॉर्ड होगा, ये बिल्डिंग के प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो ऐड एक्सपेंस जो भी है 22,000, तो बिल्डिंग का वैल्यू हो जाएगा 3,50,000 प्लस 22,000, ये मिक्सड अप करके हो जाएगा 3,72,000। अब देखते हैं बीपी क्लोज हुआ, सबसे पहले बीआर क्लोज किया, बट डेटर क्लोज करने गए बट हुआ नहीं। अब देखते हैं अब डेटर क्लोज होगा कि नहीं होगा। डेटर में यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल है, सेल्स रिटर्न है, डिस्काउंट अलाउड है, कैश आया। अच्छा, बैंक टू डेटर, ये 5,700 का एंट्री नहीं, भाई क्रॉस पोस्टिंग भूल गए यहाँ पर भी। डेटर टू बैंक, तो ये डेटर में बाई बैंक 5,700 आना चाहिए यहाँ। बाई बैंक 5,700 नीचे लिख देते हैं, अब जगह नहीं है। बाई बैंक 5,700 बोल के यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अब ये सब टोटल करेंगे तो यहाँ पर बाकी बैलेंस करके आ जाए। एक क्रॉस पोस्टिंग हम भूल गए थे इस वजह से। 40,000 प्लस 1,200 प्लस 2,400 प्लस 8,97,150 प्लस 92,000 प्लस 5,700, तो ये हो जाएगा 10,38,450 माइनस 70,000 माइनस 5,700 माइनस 3,000, 9,59,750। 10,38,452 सेल्स क्रेडिट सेल हो जाएगा, क्योंकि डेटर का तो मेन एंट्री जो क्रेडिट सेल का है वही हम लोगों ने, अभी तक हमें डेटा नहीं मिला था तो नहीं किया था। अब यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो जाएगा क्रेडिट सेल का एंट्री
9,59,750 minus 12, 9,58,550 plus 1,90,000, ये कर लेते हैं। है तो 11,48,500, 11,48,550 बाकी ये परचेस वगैरह मिलेगा तो कर लेंगे। डेटर का अकाउंट क्लोज हो गया, बीआर का क्लोज हो गया, बीपी क्लोज हो गया, तो क्रेडिटर भी क्लोज हो जाना चाहिए। बीपी क्लोज हो गया तो क्रेडिटर भी क्लोज हो जाएगा। क्रेडिटर में देख लेते हैं, यहाँ पर 40,000 और ये हो गया। अच्छा, परचेज रिटर्न तो इधर आएगा, क्रेडिटर का गलत लिख दिया ना मैंने, परचेज रिटर्न इधर आएगा, क्रेडिटर का तो टू परचेज रिटर्न होता है, बाई चांस ये मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, तो यहाँ पर टोटल करते हैं 77,200 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 3,20,000 प्लस 2,700 प्लस 56,000 प्लस 4,200, 4,94,100। तो यहाँ पर लिख दिया 4,94,100 माइनस 40,000, 4,54,100 बाई परचेज, क्रेडिट परचेज, क्योंकि परचेज का ही तो एंट्री हम लोग को अभी तक मिला नहीं, तो क्रेडिट परचेज तो ये लिख लेंगे 4,54,100 माइनस 4,200, 4,49,900, 4,49,900 माइनस ये वाला 2GP आ जाए बैलेंसिंग फिगर का 11,48,550, 11,48,550, 6,98,650, 11,48,550 माइनस 11,0,0,0 माइनस 44,99,000, तो ये आ जा रहा है 5,88,650 बाई बैलेंस पीडी आ जाएगा, बाई बैलेंस सॉरी बाई जीपी ब्रॉड डाउन 5,88,650 प्लस डिस्काउंट 2,700 प्लस डिस्काउंट 2,700, तो ये हो जाएगा 5,91,300 माइनस करके देखते हैं, माइनस 7,200 माइनस 1,104,000 माइनस 750 माइनस 20,900 माइनस 17,000 माइनस 22,400, ये हो जाएगा 4,12,700 और यहाँ पर एक और डेटा लिखना बाकी है, ये जो 1,55,000 है इसके लिए बोला था ना कि ये फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर में अगर कोई खर्चा होगा ऐसा हमें लगता है तो हम लोग इसके लिए प्रोविजन बना सकते हैं, तो वो प्रोविजन का एंट्री यहाँ पर करना पड़ेगा। टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज 1,55,000, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर बैलेंस करके 2,57,700, 5,91,350, ये बन गया। ठीक है, ये प्रोविजंस वाला मैंने नहीं बताया था कि यहाँ पर होना चाहिए, तो अभी मैंने बता दिया, देखो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक एंट्री दो जगह पे होता है, तो और यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डैमेज
प्रोविजन फॉर डैमेज 1,55,000। अब ये मत सोचो डेटर का तो इधर लिखते हैं तो वो तो लेस करके लिखते हैं, तो इधर लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी इधर का यहाँ पर आ, यहाँ ये क्लोज कर सकते चाहे तो, और तो कुछ आएगा नहीं। 3,72,000 प्लस 92,000 प्लस 6,000 प्लस 1,90,000 प्लस 87 प्लस 5,300, तो ये हो जाएगा 7,52,000। अच्छा, यहाँ और एक डेटा आएगा। अच्छा, कुछ रह गया है, डेटा एक आएगा, क्या था, कुछ एक मिस हो गया, कुछ तो एक मिस हो गया। एक फर्नीचर परचेज था ना, वो यहाँ पर लिखा नहीं हम लोगों ने, यहाँ पर था ये फर्नीचर, ये सप्लायर, ये फर्नीचर तो यहाँ पर भी आना चाहिए था बैलेंस शीट में, वो लिखा नहीं, वो लिख देते, ठीक है, वो रह गया था, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो कुछ कुछ छूट गया है मेरे से, तो ये यहाँ पर आना चाहिए था। हर एक डेटा दो जगह पे होना चाहिए था ना, तो वो ध्यान रखना चाहिए था, बट ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पर ये कम आ रहा था, आ गया है 7,77,300, ठीक है। अच्छा, अब ये करने के पहले तो हमें ये चाहिए, कैपिटल का बैलेंस वगैरह चाहिए होगा, और नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। ये तो पता चल गया, नेट प्रॉफिट आया है हम लोग का 257700, 257700। अच्छा, तो ये देख लेते हैं कितना होगा। उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसको क्लोज करें, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाते हैं। यहाँ पर हो गया 70,000, 15,000, 15,000 प्लस 1,10,000 प्लस 95,200, तो ये हो जाएगा 2,90,200 माइनस 52,000, 2,38,200 कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल को यहाँ लिख लेंगे 2,38,200 माइनस 16,800 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 2,577,000, तो ये आ जाएगा 5,13,100, 5,13,100 प्लस 14,000 प्लस 56,000 प्लस 2,200 प्लस 17,000 प्लस 20,000 प्लस 155,000, 77 टैली हो चुका है, 7,77,300, ठीक है, ये मैच हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्लोज होना बाकी है। डेटर क्लोज हो गया है, तो सबसे पहले बीआर क्लोज करना चाहिए। बीआर क्लोज होते ही ये डेटर का जो ये बैलेंस है 3,000 जब यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद देखा हम लोगों ने कि दो बैलेंस हमारा, एक तो मेरा ये छूट गया था, ये लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो छूट गया था। बाकी यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने बीआर को क्लोज किया, बीआर से डेटर का बैलेंस किया, बट डेटर में हमें मिलना क्या चाहिए था, डेटर से जो कैश रिसीव हुआ और क्रेडिट सेल दोनों मिसिंग था, तो हम लोग कैश अकाउंट में जाके वो निकाले, तो ये बीआर के बाद सेकंड हमें कैश अकाउंट क्लोज करना चाहिए, ठीक है। कैश अकाउंट क्लोज हो गया। अब कैश अकाउंट क्लोज होते ही यहाँ पर डेटर पुट होके डेटर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ये थर्ड नंबर पे, ये 5,700 लिखा हुआ नहीं था, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद हम लोग बीपी, ये बीपी को क्लोज कर सकते हैं, ये फोर्थ नंबर कर दो, फोर्थ नंबर बीपी और क्रेडिटर रहेगा, तो पहले बीपी क्लोज होगा, ठीक है। अब बीपी क्लोज करने के पहले बैंक अकाउंट, ये बैंक बैलेंस यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे हम लोग क्रेडिटर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर बैंक क्लोज कर देंगे, तो बैंक क्लोज होगा तो बिल्डिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो ये देखो सारे अकाउंट जो है ये क्लोज हो चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एकदम लास्ट में क्लोज करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। एक बार इसको देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इधर उधर थोड़ा मेरा छूट गया है, उस हिसाब से बाकी ऐसे ठीक है, हम लोगों ने जो बना दिया है सही बना है, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा और कुछ नहीं।
अच्छा, अब यहाँ पर जो एमसीक्यूज है वो और जो ट्रू फॉल्स है वो हम बता देते हैं। बोला है ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन अप फ्रॉम बुक्स केप्ट अंडर सिंगल एंट्री। तो ये सही बोला है। सिंगल एंट्री में जब जर्नल ही नहीं होगा तो लेजर कहाँ से होगा, लेजर नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से होगा। नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री, नहीं, सिंगल एंट्री में कभी नॉमिनल अकाउंट नहीं रखा जाता है। नॉर्मली पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट का डेटा हमें मिलता है, ठीक है, सिंगल एंट्री में। नॉमिनल अकाउंट्स का मिल जाता तो फिर जरूरत ही क्या था, सिंगल एंट्री तो होता ही नहीं। नॉमिनल अकाउंट्स का डेटा हमें नहीं मिलता है, क्या एक्सपेंसेस वगैरह क्या, हमें कैश बुक का डेटा मिलता है, एसेट लाइबिलिटी का मिलता है, कुछ पर्सनल अकाउंट्स का डेटा मिल जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल फर्म, ट्रू है। फिर उसके बाद प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑलवेज करेक्ट एंड एक्यूरेट, फॉल्स है, कभी नहीं हो सकता, एस्टिमेटेड होता है। छोटा छोटा फर्म ही ये करता है, बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन नहीं करेगा तो नहीं चल पाएगा। प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बाय डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज आर नॉट कंपेरेबल, ये सही है। बोल रहा है कि सिंगल एंट्री का कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल तो है नहीं। क्यों नहीं कंपेरेबल होगा, क्योंकि सिंगल एंट्री का तो कोई फिक्स्ड सिस्टम है नहीं। तो अगर फिक्स्ड सिस्टम हुआ ही नहीं, कंपेयर करने के लिए सेम प्रिंसिपल तो फॉलो करना चाहिए ना। तो अगर कोई प्रिंसिपल फॉलो करके अकाउंट से नहीं बन रहा है तो फिर कैसे कंपेरेबल होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एमसीक्यू में बोला है इन केस ऑफ नेट वर्थ मेथड, नेट वर्थ मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जहाँ पर एसेट लाइबिलिटी रहता है, प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होता है, बिगिनिंग विद कैपिटल एट द एंड अकाउंटिंग पीरियड, ये वाला सही है। फिर बोल रहा है सिंगल एंट्री कैन बी फॉलोड बाय स्मॉल फर्म्स, स्मॉल फर्म्स जो है वो सिंगल एंट्री को फॉलो करता है, तो ये हो गया बी। अच्छा, फिर उसके बाद सॉरी ए ऑप्शन है, क्लोजिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल, फिर अगर कोई एडिशनल डाला है वो ड्रॉइंग्स हुआ है तो लेस करेंगे, और प्रॉफिट जो है उसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये सही था बट प्रॉफिट नहीं दिखा है, प्रॉफिट कभी लेस नहीं होता। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट and in some cases cash book is maintained, fixed asset account liabilities obviously cash book maintain किया जाता है, तभी तो हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मिल जाता है कभी कभी, क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। और ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर बी 4 लाख ऑन 1/4/21 हिज कैपिटल वाज 3,50,000, मतलब ओपनिंग हिज नेट प्रॉफिट 1 लाख, ही इंट्रोड्यूस 30,000 एडिशनल कैपिटल, फाइंड आउट द अमाउंट ड्रॉन बाय मिस्टर बी, ठीक है। तो मिस्टर बी का ओपनिंग कैपिटल कितना था, 3,50,000, ठीक है। इनका नेट प्रॉफिट हुआ था 1 लाख, तो ये बढ़ जाएगा, इन्होंने 30,000 का जो है इंट्रोडक्शन किया था, तो ये हो गया 4,80,000, ठीक है। और इसमें से 4 लाख अगर लेस कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग इतना बोल रहा है तो सॉरी क्लोजिंग इतना आ रहा है जबकि क्लोजिंग इतना है, तो इसका मतलब 80,000 ड्रॉ कर लिया होगा, तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर में ओपनिंग ड्रॉइंग कैपिटल इंट्रोडक्शन क्लोजिंग प्रॉफिट कितना है ये पूछा है, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हैं कंपेयर करके। तो देखो यहाँ पर बोला है ओपनिंग था 60,000, ड्रॉ कर लिया 5,000 तो लेस हो जाएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 10,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए, 70 से 5,000 लेस हो जाएगा तो 65,000, बट क्लोजिंग कैपिटल बोल रहा है 90,000, तो कैसे बढ़ गया, प्रॉफिट से बढ़ा होगा। तो 90 माइनस 65 करने से जितना आएगा उतना ही प्रॉफिट का अमाउंट होगा, जो कि हो रहा है 25,000, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, बन गया, ठीक है। तो आंसर हम लोग का आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज वगैरह तो आसान था, ये हम लोग का हो गया। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें 2-3 पॉइंट जो है देखने जैसा था कि कैसे करके इसे क्लोज करे, डायरेक्टली नहीं होगा। जब भी कभी बीआर रहेगा डेटर रहेगा, पहले बीआर देन डेटर क्लोज होना चाहिए। जब डेटर हम लोग क्लोज किए तब देखा जा रहा है कि वहां पर हमारे पास ना तो डेटर से पैसा रिसिप्ट का एंट्री दिख रहा है, ना तो हमारे पास कोई क्रेडिट से। अब 2 बैलेंसिंग फिगर तो एक लेजर से निकल नहीं सकता है, तो कैसे उसको हम लोगों ने रेडी कर लिया, ठीक है। ये एक देखना था, एक प्रोविजन फॉर डेटर सॉरी प्रोविजंस फॉर जो क्लेम था वो देखना था, ठीक है। दूसरा ये एक पॉइंट बता रहे, और एक बिल्डिंग का एक्सपेंसेस जो बोला था कि कुछ एक्सपेंसेस है बट उसका डिटेल्स हमारे पास नहीं है, वो बैंक अकाउंट से निकला, तो वो देखना था। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन में बोल सकते हैं ये जो क्वेश्चन करने में टाइम लगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इसे जरूर देखो, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।